हेलो एवरीवन, मैं हेमंत साहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेमंत साहू स्टडी सर्कल। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। हेमंत साहू स्टडी सर्कल यूट्यूब चैनल, इस पर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, ताकि बेल आइकन प्रेस करने से आपको जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी जानकारी आपको प्राप्त होती रहेगी, ठीक है। चलिए, तो आज के वीडियो में हम शुरुआत कर चुके थे इकाई 1 ठोस अवस्था। कक्षा 12 की रसायन विज्ञान की ये हमारी 3rd क्लास है, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं क्रिस्टलीय ठोसों की। हमने पिछले वीडियो में देखा कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, उनकी प्रकृति क्या होती है, वो कैसे व्यवहार करते हैं, है ना, किस प्रकार से उनकी इकाई सेल का निर्माण होता है, किस प्रकार से उनके क्रिस्टल बनते हैं, उनके क्रिस्टलों की संरचना कैसी होती है ना, और उनके इकाई सेलों की घनत्व की गणना भी हमने देखी, प्रतिशत मात्रा भी देखी हमने, रिक्तियों के बारे में भी चर्चा की, है ना। तो इस प्रकार से अब हम इस कक्षा में गुण चर्चा करेंगे कि क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं ये किस प्रकार से गुण दर्शाते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस जो है वो 2 प्रकार के गुण दर्शाते हैं, जिसमें सबसे पहला है आपका विद्युतीय गुण, ठीक है। पहला गुण कौन सा है? विद्युतीय गुण। अब एक बात तो कन्फर्म है कि कोई भी क्रिस्टल अगर गुण दर्शा रहा है, विद्युतीय गुण दर्शा रहा है, तो मतलब उसमें विद्युत का क्या होना चाहिए? चालन होना चाहिए। और विद्युत का चालन कब होगा? जब उसके इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? गमन करेंगे। कहाँ से? ऋणात्मक आयन से धनात्मक आयन की ओर, या फिर कैथोड से लेकर एनोड की ओर। और ये संभव तब है जब उनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो, ठीक है। अर्थात कोई भी क्रिस्टल जो है विद्युतीय गुण तभी जो है दर्शाएगा जब उसमें विद्युत का प्रवाह हो। तो विद्युत गुण यही कहलाते हैं कि किसी क्रिस्टल में उसके विद्युत प्रवाह के कारण दर्शाए जाने वाले गुणों को विद्युतीय गुण कहते हैं। अर्थात उसकी विद्युत प्रवाहित करने की जितनी क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, वही क्या कहलाती है? उसके विद्युतीय गुण कहलाते हैं, ठीक है। तो विद्युतीय गुण के आधार पर यह है जो आपके क्रिस्टलीय ठोस है, ये 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से? एक तो हो गया आपका चालक, दूसरे हो गए आपके अर्धचालक, और तीसरे हो गए आपके कुचालक, ठीक। चालक को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंडक्टर। ये क्या कहलाते हैं? अर्ध है मतलब सेमीकंडक्टर। और ये क्या हो जाएंगे आपके? इंसुलेटर, ठीक। अब हमें ये देखना है कि ये जो आपके ठोस हैं, क्रिस्टलीय ठोस, जो चालक हैं, अर्धचालक हैं और कुचालक हैं, इनकी गुण क्या होते हैं और किस प्रकार से ये इनकी कोटि होती है, चालकता कोटि। अच्छा, चालकता कोटि क्या होती है? चालकता कोटि दरअसल किसी भी ठोस की विद्युत प्रवाहित करने की एक क्षमता होती है, और वही क्षमता क्या कहलाती है? उसकी चालकता कोटि कहलाती है। मतलब उसका जो वैल्यू है, उसकी जो कैपेसिटी है, उसकी जो क्षमता है, वो कितनी ज्यादा है, ये कौन निर्धारित करेगा? उसकी चालकता कोटि निर्धारित करेगी, ठीक है। तो इसमें हमें 3 प्रकार की बातें कम से कम याद रखना है कि जो क्या करें, कुछ चालक क्या कहलाएंगे? जो सर्वाधिक मात्रा में विद्युत का क्या करें? चालन करें। अर्थात आप ये भी कह सकते हो कि चालक वो कहलाते हैं जिनमें विद्युत का प्रवाह आसानी से होता है और अत्यधिक मात्रा में होता है, ठीक है। दूसरी बात क्या याद रखनी है इसमें कि इनकी
जो चालकता कोटि होती है, इनकी जो चालकता कोटि होती है वह होती है कि किस मात्रा में कितनी ज्यादा होगी। इनकी जो चालकता होती कोटि होती है वो किस मात्रा में कितनी ज्यादा होगी, ये निर्भर करता है उसकी विद्युत प्रवाहित करने की क्षमता पर। विद्युत प्रवाहित करने की क्षमता जिसकी जितनी अधिक होगी उसकी चालकता कोटि जो है उतनी ही अधिक होती है। ठीक है, तो इसकी चालकता कोटि क्या होगी, इसकी चालकता कोटि क्या होगी और इसकी चालकता कोटि क्या होगी। तो इसकी चालकता कोटि जो होती है वो 10 पर 4 से लेकर 10 पर 7 तक होती है। 10 पर 4 की घात से लेकर 10 पर 7 की घात, लेकिन इसकी एक इकाई होती है, वो क्या होती है, Ω-1 मीटर-1। इतने के बीच में क्या होती है, इसकी चालकता कोटि होती है। ठीक, अब ये दो बातें इसमें हो गई। तीसरी बात क्या याद रखनी है कि इसका क्या उदाहरण। तो अब चूंकि चालक हैं तो ज्यादातर क्या होंगी, धातुएं होंगी। ठीक है, और हम पिछली कक्षाओं में 9वीं 10वीं 11वीं में ये पढ़ के आए हैं कि हमारा जो तांबा होता है, कॉपर, और जो चांदी होती है, ये क्या होते हैं, सबसे ज्यादा विद्युत प्रवाह करते हैं। ठीक है, अब बात आ जाती है अर्धचालक की। तो अर्धचालक जो होते हैं इनकी, अब जैसे इसमें लिखा था सर्वाधिक मात्रा में विद्युत का चालन करें, जो यहां पे क्या लिखेंगे हम, चालक की अपेक्षा कम विद्युत का चालन, मतलब चालक की अपेक्षा जो इनमें विद्युत का चालन होगा वो कम होगा। ठीक है, और दूसरी बात, इनकी जो चालकता कोटि होती है वो होती है 10 पे 7 से लेकर 10 पे ऋण 6 तक। 10 पे 7 से लेकर 10 पे ऋण 6 के बीच जो है इनकी चालकता कोटि होती है। और इसका जो उदाहरण है अर्धचालक जो है वो है आपके, एक तो हो गया सिलिकॉन और एक होता है जर्मेनियम। ये दो बहुत अच्छे अर्धचालक माने जाते हैं। इसी प्रकार से अगर इसकी बात करें तो इनमें जो है विद्युत का चालन नहीं होता, इनमें विद्युत का चालन नहीं होता। ठीक, और दूसरी बात क्या है, इनकी चालकता जो कोटि होती है, इनकी चालकता कोटि 10 पे ऋण 20 से लेकर 10 पे ऋण 10 के बीच होती है, Ω-1 मीटर-1। और इनके उदाहरण तो सल्फर हो गया, ठीक है, सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, ये क्या होते हैं, इनके उदाहरण होते हैं। ठीक है,
अच्छा, एक बात और ध्यान रखें कि जो आपके क्रिस्टलीय ठोस होते हैं और इनमें जो हमने अभी देखा चालक, तो चालक जो पदार्थ होते हैं, चालक ठोस जो होते हैं या ठोस, ऐसे ठोस जो विद्युत का चालन करते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन या आयनों के माध्यम से ही विद्युत का चालन होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। चलिए अब देखते हैं हम धातुओं में बैंड सिद्धांत, या कह सकते हैं कि ठोसों का बैंड सिद्धांत, या बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, चलिए तो इसमें देखते हैं हम कि क्या होता है बैंड सिद्धांत। दरअसल बैंड सिद्धांत तो होता ये है कि हम जानते हैं कि कई सारे जो हमारे क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, इनके बनने में कई सारे परमाणु और कई सारे अणु जो होते हैं वो भाग लेते हैं इस प्रक्रिया में। ठीक है, तो जो परमाणु होते हैं वो क्या बना लेते हैं, परमाणुवीय कक्षक, और जो अणु होते हैं वो आणविक कक्षक बना लेते हैं। अर्थात ये कहा जाए तो परमाणुवीय कक्षक मिलकर आणविक कक्षक का निर्माण करते हैं, और यही आणविक कक्षक मतलब मॉलिक्यूलर कक्षक जो होते हैं, यही आगे जाके क्या करते हैं, बैंड सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण घटक बनाते हैं। अर्थात हम कहें ये कि जो आपके परमाणुवीय कक्षक हैं, ये मिलके क्या बना लेते हैं, आणविक कक्षक। और ये होते क्या हैं, ये संयुक्त होते हैं, आपस में जुड़ते हैं। मतलब परमाणुवीय कक्षक जब संयुक्त होकर, और ध्यान रहे कि ये जो कक्षक होते हैं इनकी संख्या बहुत अधिक होती है, मतलब अनंत भी कहो तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि इनकी संख्या अधिक होने के कारण ही जो है ये संयुक्त होते हैं, और जब संयुक्त होते हैं तो ये आणविक कक्षक का निर्माण करते हैं। और महत्वपूर्ण बात ये है, हम चूंकि देख रहे हैं ठोसों का बैंड सिद्धांत, तो ये बैंड सिद्धांत है क्या, ये बैंड सिद्धांत बनता कब है कि जब ये आणविक कक्षक क्या करते हैं, जब ये आणविक कक्षक जो हैं, इस आणविक कक्षक सिद्धांत का उपयोग किया जाता है काय में, ठोसों के संयुक्त होने में। मतलब जब परमाणुवीय कक्षक हमारे संयुक्त होकर आणविक कक्षक बनाते हो, जब बहुत सारे आणविक कक्षक उपयोग किए जाते हैं या आणविक कक्षक सिद्धांत का उपयोग किया जाता है इन ठोसों के संयुक्त होने में, मतलब प्रयुक्त किया जाता है इनको, तब इसको कहा जाता है क्या, बैंड सिद्धांत। तब ये कहलाता है बैंड सिद्धांत। अच्छा, अब बैंड सिद्धांत जो है ये कार्य करता है दो प्रकार के कक्षकों पर, ये निर्भर करता है मुख्य रूप से। इसमें जैसे कि हम बात करें तो ये कक्षक जो होते हैं इनकी संख्या क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा, मतलब 10 पे लगभग असंख्य कह सकते हो, या फिर 10 पे लगभग 21 अणुओं की संख्या, इतनी अधिक हो जाती है ये संख्या, और इस संख्या के कारण ही ये क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा जब पास आ जाते हैं, मतलब बहुत ज्यादा संख्या ज्यादा हो जाती है, तो ये संख्या अधिक होने के कारण ये क्या निर्मित कर लेते हैं, पट्टी बना लेते हैं एक प्रकार की, और यही पट्टियां क्या कहलाती हैं, आपकी बैंड सिद्धांत के रूप में जानी जाती हैं, पट्टियों के रूप में जानी जाती हैं। और इसमें जो है हम उदाहरण लेंगे काय का,
अच्छा, एक बात और कि ये जो 10 पे 21 अणुओं की संख्या है, ये संख्या दो प्रकार के अणुओं पर आधारित होती है। एक होते हैं, अब n, अगर हम अणुओं की संख्या क्या ले रहे हैं, n, तो ये दो प्रकार के अणु होंगे। एक तो होंगे बंधी आणविक कक्षक, जिन्हें हम कैसे दर्शाएंगे, n/2। ठीक, बंधी आणविक कक्षक। और एक क्या हो जाते हैं, विपरीत बंधी आणविक कक्षक। बंधी आणविक कक्षक और विपरीत बंधी आणविक कक्षक, और इन दोनों की संख्या ही क्या होती है, समान होती है। और ये दोनों ही जो है इस पट्टी के निर्माण में भाग लेते हैं। उदाहरण के रूप में हम लिथियम का उदाहरण लेते हैं। लिथियम के उदाहरण के द्वारा जो है हम इसको सिद्ध करेंगे कि किस प्रकार से ये निर्मित होते हैं और किस प्रकार से ये बैंड का निर्माण करते हैं। जैसे दो लिथियम के हमने क्या लिए, दो कक्षक लिए, ये हो गया Li एक, और एक A हो गया Li। ये हो गया 2s1 और ये हो गया 2s1। ये हमने एक अणु दर्शा दिया, ये एक इलेक्ट्रॉन है। क्यों है, क्योंकि लिथियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो क्या होता है, 3 होता है। तो मतलब पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 1। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन होगा, ये तो इसका कक्षा क्या है, पूर्ण है पहले से। इसकी कक्षा जो है पहले से पूर्ण है। इसकी आवश्यकता है इसको कि ये कहाँ बंध बनाएगा और कैसे एक दूसरे के रूप में जुड़ा रहेगा। तो दो लिथियम जब आपस में इस प्रकार से जुड़ते हैं तो ये दरअसल दो प्रकार के जो हम कक्षकों की बात कर रहे हैं, बंधी कक्षक और विपरीत बंधी कक्षक, ये कुछ इस प्रकार से होते हैं। अब ये जो लिथियम जो कक्षक हैं, ये दो, ये मान लो क्या हो गया आपका बंधी कक्षक, बंधी आणविक कक्षक, और ये क्या हो गया विपरीत बंधी आणविक कक्षक। क्या होता है कि जब ये लिथियम के बहुत सारे अणु जो होते हैं, जब ये दोनों अणु पास में आते हैं एक दूसरे के, तो इनमें क्या होने लगता है, इनकी बहुत सारी क्या बन जाती हैं, पट्टियां बन जाती हैं। कैसी पट्टियां बन जाती हैं, कुछ इस प्रकार से। अब इसमें हुआ क्या, ये भी 2s1 था और ये भी 2s1 था। तो इन दोनों ने क्या किया, ये बंधी था और ये विपरीत बंधी था। तो इन दोनों के इसके जो इलेक्ट्रॉन होता है एक, वो इसमें ना रह के कहाँ आ जाता है, नीचे के कक्षक में आ जाता है। अब ये कक्षक क्या है, एक ही है, और इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गए, इसमें आ गए। तो ये क्रिया क्या कहलाती है, अतिव्यापन कहलाता है। ये अतिव्यापन, और अतिव्यापन के कारण ही इस लिथियम के एक परमाणु का इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन के कक्षक में, संयोजकता का कक्षक में आकर जुड़ जाते हैं, अर्थात उसमें जो है पहुंच जाते हैं। मतलब उसके ऊर्जा स्तर को ये क्या कर लेते हैं, पार कर लेते हैं। इसी कारण से जो है ये अतिव्यापन की क्रिया हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये देखा हमने इसमें कि लिथियम किस प्रकार से ये पट्टियां जो बन रही हैं, ये बहुत सारी पट्टियां बहुत पास पास होती हैं, और बहुत पास पास होने के कारण
ये बैंड सिद्धांत जो है सिद्ध करता है कि परमाणविक कक्षक बहुत ज्यादा थे, मात्रा में अधिक थे, असंख्य थे, है ना, इनकी संख्या गिनने लायक नहीं थी। और जब इनकी संख्या बहुत ज्यादा हो गई तो ठोसों में क्या होने लगा, संयुक्त होने की क्रिया शुरू हो गई। और जब ये संयुक्त होने की क्रिया आणविक कक्षक सिद्धांत के आधार पर शुरू हुई तो इसको कह दिया हमने बैंड सिद्धांत। उदाहरण के रूप में जब असंख्या n 21 अणुओं की संख्या क्या बना लेती है, बंदी आणविक कक्षक और विपरीत बंदी आणविक कक्षक मिलकर एक पट्टी का निर्माण कर लेते हैं, क्योंकि ये क्या हो गए, बहुत पास पास आ गए। जब ये बहुत पास पास आ जाते हैं तब ये पट्टी का निर्माण होता है। और उदाहरण लिया था हमने लिथियम, जिसका परमाणु क्रमांक 3 होता है और बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो पेयर करने के लिए उपलब्ध होता है, मतलब एक्स्ट्रा होता है या स्वतंत्र होता है। तो दो लिथियम के परमाणु ने 2s1 और 2s1 दोनों कक्षकों ने, ये बंदी कक्षक और ये विपरीत बंदी कक्षकों ने जब एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा, क्योंकि हमेशा क्या होता है, कोई भी कक्षक हो, संयोजकता कक्षक में हमेशा अधूरा होता नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन आवश्यक हैं और इसके तो दोनों में ही एक एक है। इस कारण से इसका भी इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा और ये इस प्रकार से अतिव्यापन की क्रिया हो जाती है और इस प्रकार से पट्टियों का निर्माण हो जाता है और यही पट्टियां क्या कहलाती हैं, बैंड कहलाती हैं। और इस प्रकार के सिद्धांत को क्या बोलते हैं, हम बैंड सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर हमें दो चीजें दिख रही हैं कि ये हमारा रिक्त स्तर क्या है, मतलब ये स्तर क्या है, रिक्त स्तर है और ये क्या हुआ, क्या है आपका भरा हुआ स्तर है, मतलब पूर्ण स्तर कह सकते हो उसको, मतलब ये रिक्त कक्षक हो गया और ये पूर्ण या भरा हुआ कक्षक हो गया। अब ये जब भरा हुआ कक्षक होता है तो इनके बीच क्या हो जाती है, ऊर्जा में अंतर आने लगता है। कैसे ऊर्जा में अंतर आने लगता है, मतलब जैसे कि ये क्या है, हमारा चालक है। ठीक है, ये हमारा चालक है, ये क्या है, कक्षक है। मतलब ये कह दो कि ये 2s1 कक्षक हो गया और ये 2p1 कक्षक हो गया। ठीक है, 2 कक्षक हो गए, ये हमारे चालक हैं। अभी डिफरेंस आपको तुरंत ही समझ में आ जाएगा इससे कि हुआ क्या है आखिर। ये हैं अर्धचालक, और ये हैं कुचालक। अब इनमें, और ये क्या है, इनके दोनों के दोनों क्या है, इनके ऊर्जा स्तर हैं, ऊर्जा स्तर।
और ये बीच में जो दिख रहा है इतना एरिया, ये क्या है, इनका ऊर्जा अंतर है। ये हो गया ऊर्जा अंतर, ये इतना हो गया ऊर्जा अंतर या एनर्जी गैप, ऊर्जा अंतर या एनर्जी गैप। ठीक, अब आपको एक बात समझ में आ रही होगी इसमें कि ये जो 2p1 और 2s1 जो ऊर्जा स्तर हैं इनके, और ये जो इनमें ऊर्जा अंतर है, तो चालकों में ऊर्जा अंतर क्या है, बहुत कम है, बहुत कम है। सिंपल सी बात है कि कोई दूरी अगर आपको पार करनी है ना, तो उस दूरी को पार, अगर कम दूरी है तो आप आसानी से पार कर लोगे, कम समय लगेगा, ऊर्जा भी कम खर्च होगी। थोड़ी ज्यादा दूरी है, ज्यादा दूर ऊर्जा खर्च होगी। बहुत ज्यादा दूरी है तो या तो कर नहीं पाओगे या फिर असंभव होगा। ठीक है, कहने का तात्पर्य ये है कि मान लो कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ हैं, ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ आना चाहते हैं तो इनमें ऊर्जा का अंतर क्या है, कम है, या कह सकते हो कि इनमें ऊर्जा का अंतर क्या है, अति अल्प है। ठीक है, इनमें ऊर्जा का अंतर क्या है, अल्प कह सकते हो, या फिर चालक की तुलना में थोड़ा सा अधिक है। अल्प ना कह के इसको अधिक कह सकते हैं, अधिक ऊर्जा का अंतर। और इसमें क्या होता है, सर्वाधिक, वो तो बहुत ज्यादा अंतर होता है ये जो ऊर्जा का अंतर है। तो होता क्या है कि ये जो अधिक अंतर होता है, अब यहाँ के इलेक्ट्रॉन आसानी से पार कर जाएंगे, इसमें आ जाएंगे। ठीक है, मतलब इसकी ऊर्जा का स्तर क्या है, ऊर्जा का अंतर क्या है, कम है, ऊर्जा का अंतर इसमें क्या है, कम है। और इसमें इसके इलेक्ट्रॉन इसमें आने में क्या हो लगेगा, समय लगेगा, और समय जब लगेगा तो इसका ऊर्जा का अंतर क्या हुआ, अधिक हुआ, और इसके इलेक्ट्रॉन इसमें आ पाना क्या है, असंभव है। और इसी कारण से जो हम बात कर रहे हैं विद्युत के प्रवाह की, मतलब चालकता की, तो अगर कम ऊर्जा का अंतर है जिस कारण से प्रवाह क्या हो जाता है, तेज होता है, इस कारण से आसानी से इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या कर सकते, इलेक्ट्रॉन हो या आयन हो, आसानी से गति कर पाएंगे। और यही कारण है कि ये क्या कहलाएंगे, चालक कहलाएंगे। और जब इनमें थोड़ा सा समय ज्यादा लगे या फिर इनमें विद्युत धारा का प्रवाह होने में से समय अधिक लगे, तब ये क्या कहलाएंगे, अर्धचालक। अब चूंकि यहाँ पर ऊर्जा का प्रवाह असंभव है, हो ही नहीं सकता, इस कारण से ये क्या हो जाते हैं, कुचालक हो जाते हैं, क्योंकि इनमें विद्युत धारा का प्रवाह हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये आप इससे ध्यान रखें कि ऊर्जा अंतर या ऊर्जा स्तर क्या कहलाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि जब किसी चालक को चालक या अर्धचालक के कक्षकों के मध्य, मतलब कौन से कक्षक, संयोजी कक्षक, तो जब उनके संयोजी कक्षकों के मध्य ऊर्जा का अंतर अधिक हो, ऊर्जा का अंतर अधिक हो, तो वो कुचालक कहलाएंगे, ऊर्जा का अंतर अधिक। जब चालक की तुलना में कम हो तो अर्धचालक, और जब ऊर्जा का अंतर बहुत कम हो या अति अल्प हो तो वो क्या कहलाते हैं, चालक कहलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक दो उदाहरण के रूप में जो है इनको देखना होगा कि जैसे हो गया आपका हीरा, सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन। ठीक है, जर्मेनियम को दर्शाया जाता है Ge से, टिन को दर्शाया जाता है Sn से, सिलिकॉन को दर्शाया जाता है Si से, और हीरा जो है एक क्या है, तत्व तो है नहीं कोई, कार्बन का क्या है, एक अपर रूप है। ठीक है,
अब यहाँ पे ये क्या है आपका, एक चालक है, ये क्या है, अर्धचालक है, ये भी अर्धचालक है, जर्मेनियम, और टिन क्या है, एक चालक है। ठीक है, टिन क्या है, एक धातु है। ठीक है, चालक होगा। हीरा क्या है, कुचालक है। अब ऊर्जा के अंतर की बात करें कि इनका ऊर्जा का अंतर किसमें कितना होता है, तो जो कुचालक होता है इसका होता है 511, इसका होता है 111, इसका होता है 63 और इसका होता है 8। अब देखिए बिल्कुल बात क्लियर है कि इसमें ऊर्जा का अंतर क्या है, 511 बहुत ज्यादा है। इस कारण से विद्युत की प्रवाह होने में क्या होगी, समस्या होगी। अर्धचालक में 111 है, अर्थात इसका सिलिकॉन का जो सिलिकॉन एक अर्धचालक है, तो इसका ऊर्जा का अंतर इसकी तुलना में तो कम है, लेकिन इसकी तुलना में क्या है, अधिक है। अर्धचालक जर्मेनियम भी है, इसका ऊर्जा का अंतर कितना है, 63, और इसका कितना है, 8। मतलब ये जो दूरी है ये ऊर्जा का अंतर कहलाती है। ये कुचालक है तो ये हीरे का माना जाएगा कि हीरे का कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, ये अर्धचालक है, ये भी अर्धचालक है, तो ये दोनों के हो गए। और ये जो आपका चालक है इसका ऊर्जा का अंतर क्या होता है, सबसे कम होता है। तो ये होगा आपका इस तरीके से ऊर्जाओं में अंतर। ठीक है, अब अगली बात जो है वो क्या है, अगर हमें क्या करना है, अर्धचालकों की चालकता वृद्धि, मतलब यहाँ पे हमें अगर अर्धचालकों में की चालकता में वृद्धि करके उनको किस जैसा बनाना है, चालकों जैसा बनाना है। चालक मतलब कंडक्टर्स जैसा, सेमीकंडक्टर्स को टेम्परेचर को इम्प्रूव करके, वृद्धि करके टेम्परेचर में हम उसको क्या बनाना चाहते हैं, चालक जैसी प्रवृत्ति उसमें लाना चाहते हैं। तो क्या करना पड़ेगा हमें, अर्धचालकों में चालकता वृद्धि लाने के लिए दो उपाय हैं। पहला तो क्या है आपका, ताप वृद्धि द्वारा। अच्छा, ताप बढ़ाने से क्या होगा, तो जैसे ही हम अर्धचालकों में चालकता में वृद्धि करना चाहते हैं, तो जैसे हम तापमान बढ़ाएंगे, टेम्परेचर इंप्रूव करेंगे, जैसे मान लो कि 100 केल्विन टेम्परेचर है, तो हमने जैसे मान लो 150 केल्विन टेम्परेचर कर दिया, या 200 केल्विन है, या 300 केल्विन है, या 400 केल्विन है, तो हमने अगर 550 केल्विन कर दिया तो तापमान में क्या कर दी हमने, वृद्धि कर दी। तो तापमान जैसे ही हम बढ़ाएंगे तो अर्धचालक जो है कैसा व्यवहार करने लगेंगे, चालक जैसा व्यवहार करने लगेंगे। कैसे, अभी हमने क्या देखा, बैंड सिद्धांत देखा, और बैंड सिद्धांत में हमने देखा कि कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ थे और कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ थे। ठीक है, तो जैसे ही हम तापमान में वृद्धि करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, उत्तेजित होंगे, एक्साइटेड होंगे, और जैसे ये उत्तेजित होंगे तो ये अपनी कक्षा को त्याग कर, सिंपल सी बात है, निम्न ऊर्जा स्तर है उसको क्या दी जाए, ऊर्जा दी जाए, तापमान बढ़ाया जाए। तो जैसे ही तापमान बढ़ेगा तो ये निम्न ऊर्जा स्तर वाले इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, उच्च ऊर्जा वाले कक्षकों में जाकर प्रवेश करेंगे। और जब ये निम्न ऊर्जा स्तर वाले उच्च ऊर्जा वाले कक्षकों में प्रवेश करेंगे तो इलेक्ट्रॉन में क्या होगी, गति होगी। इलेक्ट्रॉन जब गति करेंगे तो विद्युत का क्या होगा, उसमें चालन बढ़ेगा, और जब विद्युत का चालन बढ़ेगा तो हमारा अर्धचालक क्या बन जाएगा, चालक जैसी प्रवृत्ति दर्शाने
लगेगा। ठीक है, दूसरी बात क्या है, अपमिश्रण द्वारा। अपमिश्रण मतलब क्या कहलाती है, डोपिंग कहलाती है। अब डोपिंग या अपमिश्रण को समझने के लिए एक उदाहरण देता हूं आपको कि जैसे क्या किया आपने, जैसे आप टीवी वगैरह में देखते हैं कि कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो भोजन के साथ साथ कुछ ऐसी दवाइयाँ भी ले लेते हैं भोजन के साथ या दूसरे पदार्थों के साथ, खाद्य पदार्थों के साथ, जिसके कारण से उनकी जो दौड़ने की, भागने की या फिर जिस खेल में भी वो माहिर हैं उसकी क्षमता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है ना। जैसे कोई तेज बॉलिंग करता है तो उसकी तेज बॉल डालने की जो क्षमता होगी क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। कोई 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है, लेकिन दवाइयों के सेवन के कारण, है ना, वो उसकी जो रफ्तार होती है वो क्या हो जाती है, और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जब इस प्रकार की कंडीशन हो जाती है तो उसको उनके इस खून में क्या हो जाता है, उस नशीले या जो है किसी पदार्थ के कारण, मिश्रण के कारण उनके खून में क्या हो गई, डोप हो जाता है, डोपिंग हो जाती है या अपमिश्रण कहलाता है वो। तो जब फिर हम देखते हैं कि फिर उनका डोप टेस्ट किया जाता है, नार्को टेस्ट किया जाता है और उनके खून का सैंपल लिया जाता है, खून ब्लड का या यूरिन सैंपल, जिसके माध्यम से ये पता किया जाता है कि कहीं उनके ब्लड में इस प्रकार के नशीले पदार्थ तो उपस्थित नहीं है। तो वो क्या कहलाती है, डोपिंग कहलाती है। उसको डोप टेस्ट बोला जाता है। हम यहाँ बात कर रहे हैं अर्धचालकों की चालकता अगर हमें वृद्धि करनी है और हम अपमिश्रण या डोपिंग टेक्निक या तकनीक का उपयोग कर रहे हैं, तो किस प्रकार से हम जो है करेंगे ये पूरी प्रक्रिया। तो डोपिंग जो है ये दो प्रकार की होती है। डोपिंग दो प्रकार की होती है। एक, जब ये क्या हो, मतलब इसमें अधिक इलेक्ट्रॉन युक्त अशुद्धि मिलाकर। एक तो क्या करते हैं हम कि इलेक्ट्रॉन की मात्रा क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, जिसके कारण इनमें क्या होने लगती है, हमारे अर्धचालक क्या बन जाते हैं, चालक बन जाते हैं। और दूसरी क्या होती है, कम इलेक्ट्रॉन युक्त अशुद्धि मिलाकर। अब अधिक इलेक्ट्रॉन युक्त अशुद्धि मिलाएंगे और कम इलेक्ट्रॉन युक्त अशुद्धि मिलाएंगे, ये किस प्रकार की बात हुई, ये इस प्रकार से आप समझ सकते हैं इसको कि जैसे हमने क्या किया, एक उदाहरण लेते हैं हम, इसमें क्या का उदाहरण लेते हैं हम, हा ही लीबे बकनो फनी नमक अलसी पस, प स, मतलब पा से फास्फोरस हो जाएगा और एस से सल्फर हो जाएगा, नमक अलसी। लेकिन हमें फास्फोरस यहां लेना है और नमक अलसी, ठीक, नमक अलसी, नमक 11, Mg 12, अल 13, C 14। मतलब हमने जो सिलिकॉन लिया है जिसका परमाणु क्रमांक कितना है, 14 है, और इसका परमाणु क्रमांक 14 है, मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2, 8 और 4। ये 4 परमाणु इलेक्ट्रॉन चाहिए हमें, और इसका फास्फोरस 15 है, तो इसका किस प्रकार से होगा, 15 का 2, 8 और 5, मतलब ये 5 इलेक्ट्रॉन, इसमें 4 हैं और इसमें 5 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को, देखते चलना। अब हमने क्या किया, इस प्रकार से हमने क्या ले लिया, एक क्रिस्टलीय ठोस ले लिया।
और इस क्रिस्टलीय ठोस में ये सारे के सारे क्या थे, सिलिकॉन थे। सारे के सारे सिलिकॉन थे, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, फास्फोरस आ जाएगा। ठीक, ये फास्फोरस ही क्या करता है, इनकी चालकता में ये जो एक एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, देखो सबके सब कितने हैं, चार चार इलेक्ट्रॉन है। ये इस तरीके से बिंदु संरचना के रूप में इस तरीके से दर्शाए जाते हैं। ठीक है, ये आपकी पुस्तक में बना हुआ है चित्र। तो ये जो एक एक्स्ट्रा, इसमें कितने हैं, चार, और इसमें कितने हैं, पांच। तो ये जो एक क्या है, अधिक इलेक्ट्रॉन है, यही क्या करता है, चालकता में वृद्धि कर देता है। ये एक इलेक्ट्रॉन आया कहां से, यही इलेक्ट्रॉन तो हमने क्या किया है, डोपिंग करके इसमें मिलाया है, अशुद्धि मिलाई। ठीक है, इस प्रकार की जो अशुद्धियां होती हैं, इस प्रकार के जो चालक, अर्धचालक कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, एन प्रकार के अर्धचालक। ये क्या कहलाते हैं, एन प्रकार के अर्धचालक कहलाते हैं। अब बात करें कम इलेक्ट्रॉन युक्त अशुद्धि मिलाकर, तो जब इसमें हम क्या करते हैं, यही उदाहरण ले लें, मान लो हम इसमें ये दूसरा उदाहरण लेना पड़ेगा। इसमें हम काय का ले लेंगे, बोरान एवं, मतलब सिलिकॉन एवं बोरान का। अब देखो बोरान का परमाणु क्रमांक क्या हुआ, ही ली बे ब, मतलब 5। तो बोरान का परमाणु क्रमांक 5 है, मतलब पहली कक्षा में 2, दूसरी में 3, और यहां पर क्या था, 2, 8 और 4। अब देखना, यहां पर सिलिकॉन की अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, जबकि बोरान की अंतिम कक्षा में कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन है। मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ जो क्या थी, एक अधिक थी, वह यहाँ पर क्या है, कम है। तो क्या होगा, ये जो एक बोरान का हमने क्या की, इसमें अशुद्धि मिलाई है, यही बोरान एक कम इलेक्ट्रॉन के कारण चालकता में वृद्धि। अब आप कहेंगे कि अगर ये कम हो रहा है तो चालकता में तो कमी होनी चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रॉन में वृद्धि हो जब अशुद्धि मिलाने के कारण, या फिर इलेक्ट्रॉन में कमी हो अशुद्धि मिलाने के कारण, तो इस प्रकार से जब ये अशुद्धियां मिलाई जाती हैं, हमने क्या किया, यहाँ पर फास्फोरस मिलाया और यहाँ पर बोरान की अशुद्धि मिलाई। तो जब इस प्रकार की अशुद्धियां मिलाई जाती हैं तो ये क्या कहलाते हैं, पी प्रकार के अर्धचालक। ठीक, ये क्या हो गए, हमारे पी प्रकार के अर्धचालक कहलाते हैं। ठीक है, अब इन अर्धचालकों का उपयोग करके हम क्या करते हैं, कई प्रकार की जो है चिप बनाते हैं या दूसरे अवयव बनाते हैं, जैसे कि ट्रांजिस्टर है, डायोड है, फोटो डायोड है ना। अब जैसे कि उदाहरण के रूप में डायोड की बात करें, मतलब अर्धचालकों की हम काय की बात कर रहे हैं, उपयोग की बात कर रहे हैं यहाँ पर।
यहाँ देख लेते हैं इसके उपयोग। तो अर्धचालकों का उपयोग मुख्य रूप से n प्रकार के अर्धचालकों या p प्रकार के अर्धचालकों, इनका उपयोग मुख्य रूप से दो प्रकार की चीजों के निर्माण में किया जाता है, जिन्हें हम एक तो क्या बोलते हैं डायोड और दूसरे क्या होते हैं ट्रांजिस्टर, ठीक। और एक होता है क्या फोटो डायोड। फोटो डायोड है मतलब यहाँ पर तो फोटोन की बात हो रही है, और फोटोन मतलब लाइट से संबंध है ना, ऊर्जा के जो कण होते हैं वही फोटोन कहलाते हैं, ठीक है। फोटोन से ध्यान हो अगर तो फोटोन जो है आइंस्टीन का सिद्धांत याद आता है इससे, अल्बर्ट आइंस्टीन। तो फोटो डायोड जो है, फोटो डायोड से क्या बनाए जाते हैं सौर पैनल का निर्माण किया जाता है। जो सोलर पैनल होते हैं सोलर कुकर में या सौर जलूष्मक में या सोलर इकाइयाँ जो होती हैं उनमें जब इसका उपयोग किया जाता है तो फोटो डायोड का यूज किया जाता है। फोटो डायोड है क्या, आप देखते हो कि जो हमारे सोलर पैनल होते हैं जो ऊपर उनकी जो स्लेटी रंग की जो परत दिखाई देती है जो गर्म होती है, फोटोन का उपयोग करती है, ऊष्मा को अवशोषित करती है, और ऊष्मा को अवशोषित करने के बाद वो क्या हो जाती है, वह जो प्रकाश ऊर्जा थी वह काय में कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब प्रकाशीय ऊर्जा जो है वो हमारी विद्युतीय ऊर्जा में बदल जाती है। क्योंकि हमने एक सिद्धांत पढ़ा हुआ था, नियम पढ़ा हुआ था, कौन सा, ऊर्जा संरक्षण का नियम, कि ऊर्जा को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। वी कैन नॉट डिस्ट्रक्ट द एनर्जी, वी जस्ट कन्वर्ट द एनर्जी इन वन वे टू अनदर वे। हम केवल एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उपयुक्त के रूप में डायोड जो है, डायोड का यूज करके हम क्या बना सकते हैं, रेक्टिफायर। एक तो रेक्टिफायर का यूज किया जाता है डायोड का यूज करके रेक्टिफायर बनाए जाते हैं जो कई सारे जैसे जनरेटर में लगे होते हैं, कई सारे बड़े बड़े जो वाहन होते हैं उनमें लगे होते हैं, है ना, जो क्या करते हैं वाहन को गर्म होने से बचाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, रेक्टिफायर कहलाते हैं। मतलब जो एनर्जी को इन्फ्लुएंस करते हैं, उसको जो है सोखते हैं, उसको एब्जॉर्ब करके जो है उसको गर्म होने से बचाते हैं। फोटो डायोड सौर पैनल की बात हमने कर ली। और ट्रांजिस्टर जो होते हैं, अब ये ट्रांजिस्टर दो प्रकार की चीजों के लिए मुख्य रूप से प्रचलित हैं। एक तो क्या है ऑक्सीलेटर। अब ये ऑक्सीलेटर क्या है, ऑक्सीलेटर क्या करता है कि जैसे ऑक्सीलेशन या एक्सीलेशन, हमारी मोटर बाइक होती है तो उसमें हम ऑक्सीलेटर के रूप में देखते हैं कि जैसे ही आप एक्सीलेटर बढ़ाओगे तो उसके कारण जो है क्या होती है, मोटर बाइक जो है वो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। तो ये कहीं ना कहीं ऑक्सीलेटर का यूज कई सारे वाहनों में किया जाता है, मशीनों में भी किया जाता है। अब इसके बाद इन डायोडों का यूज करके जो है, या फिर NPN व PNP। अब ये NPN और PNP क्या है, ये दरअसल N प्रकार के, फिर P प्रकार का और फिर N प्रकार का, मतलब तीन अर्धचालकों का संयोग करके क्या बनाया गया है, एक युक्ति बनाई गई है। इसी प्रकार से P, N और P प्रकार के जो अर्धचालकों का यूज किया जाता है, कि अर्धचालकों द्वारा क्या बनाया जाता है, जो रेडियो तरंगों को सोखने के लिए अवयव होते हैं, या फिर विद्युत तरंगों को सोखने के लिए अवयव होते हैं, जैसे कि हेडफोन है ना, माइक्रोफोन है ना, या फिर मेगाफोन है, लाउड स्पीकर वगैरह। तो इन सब में जो है NPN और PNP प्रकार के अर्धचालकों का यूज किया जाता है। वी कैन यूज दी NPN and PNP टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर इन दीज डिवाइसेस। तो इन सभी डिवाइसों में जो हम इन प्रकार के अर्धचालकों का यूज करते हैं, उपयोग करते हैं। अब काय की बात हुई,
संकेत तरंगों को एब्जॉर्ब करने वाले उपकरण, ठीक है। और क्या होते हैं आपके संचार या रेडियो तरंगों को एब्जॉर्ब करने वाले उपकरण का यूज किया जाता है काय में एनपीएन और पीएनपी प्रकार के अर्धचालकों का यूज इसमें किया जाता है, ठीक है। तो ये देख लिए हमने कि किस प्रकार से अर्धचालक जो है क्या करते हैं, अर्धचालकों का निर्माण होता है और कैसे हम अर्धचालकों को चालक में बदल सकते हैं, ठीक है। और वैसे भी आप जानते हैं कि ये जो आपकी इकाई एक है ठोस अवस्था, इसमें से केवल विकल्प आने हैं, तो छोटी से छोटी चीज को आप ध्यान रखें कि कौन सी जो है ऑब्जेक्ट के रूप में पूछी जा सकती है। चलिए, तो हमने विद्युतीय गुण देख लिए हैं। अब दूसरी चीज क्या थी, हमने देखे थे चालकों के क्या होंगे, चुंबकीय गुण भी होंगे। और ये चुंबकीय गुण जो है 5 प्रकार के होते हैं। चुंबकीय गुणों की बात करें तो कोई भी ठोस होता है या पदार्थ होता है, मेटल होता है, चाहे वो धातु हो, अधातु हो या उपधातु हो, जो भी चालकता दर्शाने वाला मेटल पदार्थ होता है, उनमें चुंबकीय गुण किस कारण से होते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, घूर्णन करते हैं या चक्रण करते हैं, ठीक है। तो एक चुंबकीय आघूर्ण द्वारा मतलब चुंबकीय घूर्णन होता है और दूसरा क्या होता है, चक्रण घूर्णन होता है। तो एक हो गया आपका क्या, कक्षक चुंबकीय आघूर्ण, दूसरा क्या होता है, चक्रक चुंबकीय आघूर्ण। मतलब जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं जब ये विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं या चुंबकीय गुणों को दर्शाते हैं, तो जब ये मूव करते हैं अपनी कक्षाओं में, तो ये कक्षाओं में गति करते करते एक तरीके से ऐसी एनर्जी डेवलप करते हैं, एक ऐसी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं या उसका निर्माण कर लेते हैं जिससे चारों तरफ एक प्रकार की एनर्जी डेवलप होती है। और वो एनर्जी कौन सी कहलाती है, मैग्नेटिक एनर्जी, मतलब चुंबकीय ऊर्जा या चुंबकीय गुण दर्शाने की ऊर्जा। तो कक्षक के रूप में जब वो चुंबकीय गुण दर्शाएं, मतलब उनका जो आघूर्ण, आघूर्ण का मतलब क्या है, घूमना। तो इलेक्ट्रॉन जब कक्षक के रूप में चुंबकीय आघूर्ण के रूप में घूमते हैं या फिर चक्रण चुंबकीय आघूर्ण उनमें होता है चक्र के रूप में या फिर कक्षक के रूप में, तो वो क्या कहलाते हैं, उसके चुंबकीय गुण। अब ये 5 प्रकार के हैं। पहला क्या है, अनुचुंबकीय, दूसरे कौन से हो गए, प्रति चुंबकीय, तीसरे हो गए लौह चुंबकीय, चौथे हो गए प्रति लौह चुंबकीय और 5वें हो गए फेरी चुंबकीय।
तो ये जो पदार्थ हैं अनुचुंबकीय, फेरी चुंबकीय, लौह चुंबकीय और प्रतिलोह चुंबकीय, इनमें एक बात कॉमन है कि जो लौह चुंबकीय होते हैं, लौह चुंबकीय में इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन घूर्णन करते हैं, ठीक है। और जो फेरी चुंबकीय होते हैं या प्रतिलोह चुंबकीय होते हैं, प्रतिलोह चुंबकीय में इस प्रकार से गति करते हैं। चलिए अब देखते हैं कि अनुचुंबकीय क्या है, प्रतिचुंबकीय क्या है। तो इसमें क्या होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि इसमें क्या होते हैं, युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अयुग्मित का मतलब है कि जैसे इस प्रकार से, ये क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए। और युग्मित किस प्रकार से होंगे, ये इस प्रकार से क्या हो गए, युग्मित इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अनुचुंबकीय क्या होंगे, अनुचुंबकीय पदार्थ वे होते हैं जो बड़ी आसानी से चुंबकीय गुणों को प्रदर्शित करते हैं, अर्थात इनमें जो है चुंबकत्व की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। अर्थात ये भी कह सकते हो कि जैसे ही इन पदार्थों को जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र में ले जाया जाएगा तो ये अपनी चुंबकीय शक्ति या चुंबकीय गुण को प्रदर्शित करेंगे आसानी से, ठीक है। उदाहरण के रूप में ऑक्सीजन हो गई, नाइट्रिक ऑक्साइड हो गई और कॉपर, ठीक है। और इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। फिर हो गए हमारे प्रतिचुंबकीय। तो अब जैसे सोडियम क्लोराइड है, नमक, चूंकि हम जानते हैं नमक क्या है, नमक थोड़ी ना कभी चुंबक जैसे गुण दर्शाएगा, ना ही जिंक, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, युग्मित। और जब ये पहले से इनमें इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं तो ये किसी भी प्रकार से किसी से भी क्रिया करना संभव जो है आसानी से नहीं करेंगे। जैसे कि आप देखोगे NaCl, Na का कितना है 11, Cl का कितना है 17। अब Na की बात करोगे आप तो 2, 8 और 1, ठीक। बाहरी कक्षा में यहाँ पेयर करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन शेष हैं, 1 है। यहाँ पर क्लोरीन में 2, 8 और 7, यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन है। और ये 7 और 1 मिलके क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं 8, जिस कारण से इनका अष्टक क्या हो जाता है, पूर्ण। जब इनका अष्टक पूर्ण हो जाता है तो इनमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं, युग्मित इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। और जब बात करें ऑक्सीजन की तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 8, ठीक है। ऑक्सीजन में 2 और 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में है, तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन क्या है, ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। तो कहने का तात्पर्य यह है कि प्रतिचुंबकीय इसीलिए चुंबकीय गुण नहीं दर्शाता क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन सारे के सारे युग्मित होते हैं, और जैसे ही उसको चुंबकीय क्षेत्र में ले जाया जाएगा तो वो चुंबक जैसे गुणों को प्रदर्शित नहीं करेगा। मतलब उसमें ना तो चक्रण चुंबकीय आघूर्ण होगा, ना ही उसमें कक्षक चुंबकीय आघूर्ण होगा, किसी भी प्रकार से नहीं। तो तीसरी बात की जाए लौह चुंबकीय। अब लौह से नाम ही स्पष्ट है, लोहा चुंबक में नहीं चिपकेगा। अगर लोहा चुंबक से आकर्षित नहीं होगा तो किस पदार्थ से होगा, ठीक है। तो निकेल हो गया, कोबाल्ट हो गया, लोहा हो गया, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, आपके लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है। फिर बात की जाए प्रतिलोह चुंबकीय।
अब लौह जो है उसका विपरीत क्या हो जाएगा, प्रतिलौह, है ना। इसको फेरी बोलते हैं और ये क्या कहलाता है, फेरोमैग्नेटिक भी कहलाता है। ठीक है, ये मैग्नेटिक हैं, ये फेरोमैग्नेटिक हैं, है ना। इसी प्रकार से ये सभी हैं। तो प्रतिलौह की बात करें तो ये लौह से क्या गुण दर्शाएगा, अलग गुण दर्शाएगा। जैसे कि आप लोहे में देखिए आपने कि सारे के सारे जो इसके इलेक्ट्रॉन थे वो एक ही दिशा में क्या कर रहे हैं, आघूर्ण इनका एक ही दिशा में है, अर्थात चक्र का आघूर्ण है इसमें, जबकि मतलब कक्षक आघूर्ण है। जबकि प्रतिलौह चुंबकीय की बात करें तो MnO मतलब मैग्नीज नाइट्रिक ऑक्साइड जो है MnO, इसमें हम देखेंगे कि जो आपके इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं एक विपरीत दिशा में तो दूसरा उसके विपरीत, मतलब एक में अगर आघूर्ण है तो दूसरे में विपरीत आघूर्ण है। ठीक है, मतलब एक में अगर जैसे बंधी कक्षक हैं तो दूसरे में क्या है, विपरीत बंधी कक्षक हैं। तो इस प्रकार से ये प्रतिलोह चुंबकीय हो जाते हैं। फिर लास्ट वाली बात करें फेरी चुंबकीय, तो ये क्या है Fe3O4, ये दर्शाता है फेरी चुंबकीय के गुण दर्शाता है। इसमें आप देखेंगे कि दो जो कक्षक हैं या दो इलेक्ट्रॉन हैं ये एक ही दिशा में समांतर हैं, जबकि एक क्या है विपरीत दिशा में है। फिर दोनों समांतर हैं और एक क्या है विपरीत दिशा में। तो ये क्या हो जाएंगे, आपके चुंबकीय गुण हो जाएंगे किसी भी ठोस के। चलिए, तो इस कक्षा में इतना ही। ये अध्याय यहाँ पर आपका समाप्त होता है। ठोस अवस्था इकाई जो है एक आपकी समाप्त होती है। ये तीसरी क्लास थी। आज हमने बहुत सारे प्रश्नों पर चर्चा की, बैंड सिद्धांत देखा, विद्युतीय गुण देखे, अर्धचालकों को चालक बनाते देखा, है ना, और चुंबकीय गुण देखे। तो जिसमें आपको उम्मीद है कि आसानी से समझ में आया होगा। और किसी प्रकार की कोई समस्या हो या कोई सजेशन देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल हेमंत साहू स्टडी सर्कल। कृपया करके अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं या अपने साथी जो भी हों उनसे कहें कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें अगर आपको वीडियो पसंद आते हों, ताकि आपके पास सब्सक्राइब जैसे ही कोई सब्सक्राइब अगर करे रहेंगे तो जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो वो आपके पास स्वतः ही पहुंच जाए। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड फाइनली सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, इस कक्षा में इतना ही। मैं हेमंत साहू, मिलता हूँ अगली कक्षा में। हेमंत साहू स्टडी सर्कल पर बने रहने के लिए धन्यवाद।